गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हमारा लेसन चल रहा था जूलॉजी का 6th लेसन, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। तो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हमारा रसारोहण, और रसारोहण में कल हमने पढ़ा रसारोहण की डेफिनेशन, रसारोहण का मार्ग जिसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने समझा, और उस प्रयोग का नाम था रंजक प्रयोग। इसके अलावा हमने कल पढ़ा रसारोहण की क्रियाविधि, रसारोहण की क्रियाविधि। तो रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए 3 ग्रुप में हमने सिद्धांतों को डिवाइड किया है। पहला सिद्धांत था हमारा जैव बल सिद्धांत जो हमने कल पढ़ा, दूसरा है हमारा मूलदाब का सिद्धांत, और तीसरा है हमारा भौतिक बल सिद्धांत। तो आज हमारा टॉपिक है मूलदाब का सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी। आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मूलदाब का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो मूलदाब का सिद्धांत प्रिस्टले, वैज्ञानिक का नाम है प्रिस्टले। प्रिस्टले ने दिया था कब? 1926 में, 1926 में। ठीक है बच्चों, अब मूलदाब का सिद्धांत क्या कहता है तो इस बात को समझो आप। तो हम जानते हैं कि जो मृदा जल है वो किसके द्वारा अवशोषित होता है? मूल रोमों के द्वारा अवशोषित होता है। किसके द्वारा अवशोषित होता है? मूल रोमों के द्वारा अवशोषित होता है। तो मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करो ये आपका मूल रोम है। क्या है? मूल रोम, और इसके पास क्या है? मृदा कण है। क्या है? मृदा कण है। इस मृदा कण में से ये मूल रोम क्या करेगा? जल को अवशोषित करेगा। ठीक है, और मूल रोम से जो जल के अणु है वो कहाँ आएंगे? जाइलम मृदूत की कोशिकाओं में आएंगे। किस में आएंगे? जाइलम मृदूत की कोशिकाओं में। जाइलम मृदूत की कोशिका जीवित कोशिका होती। तो किस में आया? मूल रोम से जल कहाँ आया? जाइलम की मृदूत की कोशिका में। जाइलम की मृदूत की कोशिका में। तो जब जाइलम की मृदूत की कोशिका जो कि जीवित कोशिका है उसमें जब जल अंदर आता है, जल जब अंदर आता है तो मृदूत की कोशिका की जो भित्ति है, मृदूत की कोशिका की जो कोशिका भित्ति है उसमें एक तनाव उत्पन्न होगा, क्योंकि टीपी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो भित्ति में क्या होगा? एक तनाव उत्पन्न होगा। जब भित्ति में जब तनाव उत्पन्न होगा तो कोशिका अब पूर्व स्थिति में आने की कोशिश करती है। जो मृदूत की कोशिका है वो अपनी पूर्व स्थिति में आने की कोशिश करती है। तो मृदूत की कोशिका का जो कोशिका रस है, मृदूत की कोशिका का कोशिका रस है या कोशिका द्रव है, उसके ऊपर एक दाब लगता है, उसके ऊपर एक प्रेशर लगता है। उस प्रेशर की वजह से कुछ कोशिका रस उस मृदूत की कोशिका में से निकलकर, उस मृदूत की कोशिका में से निकलकर किस में आ जाता है? वाहिका में आ जाता है। जाइलम की वाहिका में आ जाता है। किस में आ जाता है? जाइलम की वाहिका में। तो जब जाइलम की वाहिका में कुछ लिक्विड जो वहां से आया, कहाँ से? मृदूत की कोशिका से, तो जो वाहिका का रस है, कोशिका रस है, वाहिका का जो कोशिका रस है उस पर एक धनात्मक बल लगता है, उस पर एक धनात्मक बल लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मूलदाब। जिसको हम क्या बोलते हैं? मूलदाब। तो यहाँ डेफिनेशन आ गई किसकी? मूलदाब की। तो वाहिका के कोशिका रस पर जो धनात्मक बल लगता है वो क्या कहलाता है? मूलदाब। तो एक क्या क्रिएट हो गया? प्रेशर। कौन सा? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या हो गया? क्रिएट हो गया, बन गया। ठीक है, यह है मूलदाब। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर होता जाता है, जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर की ओर, एक कोशिका दूसरी कोशिका तीसरी कोशिका ऐसे ऊपर की ओर चढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मूलदाब सिद्धांत। लेकिन मूलदाब सिद्धांत का जो महत्व है वो सीमित है। मूलदाब का सिद्धांत जो है उसका जो महत्व है वो सीमित है, या हम ये कहें कि वर्तमान में ये इस सिद्धांत को माना नहीं जाता, इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को माना नहीं जाता। ठीक है, क्यों? कारण क्या है? इसका महत्व सीमित क्यों है? क्योंकि अब तक देखा गया है कि जो मूलदाब है, पादपों में मैक्सिमम कितना मूलदाब मिला है? 2 वायुमंडलीय या 2 ATM। कितना मिला है? 2 वायुमंडलीय मिला है। तो 2 ATM जब प्रेशर है, उस प्रेशर से केवल कितना? 20 मीटर, केवल 20 मीटर ऊंचाई तक ही पानी चढ़ाया जा सकता है। 20 मीटर ऊंचाई तक ही पानी चढ़ाया जा सकता है। जबकि हम देखते हैं कि कुछ पादप है जिनकी हाइट 300, 350, 400 फीट तक है, तो उनमें जड़ों से और पत्तियों तक पानी चढ़ाने के लिए कम से कम कितने वायुमंडलीय? 12 ATM, 12 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होगी, जो कि पादपों में मिलता नहीं है। इस वजह से इस मूलदाब थ्योरी जो है, रूट प्रेशर थ्योरी है, इसका महत्व क्या हो गया? सीमित हो गया। इसका महत्व सीमित हो गया।
ठीक है। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म है या जो अनावर्त बीजी पादप है उनमें मूलदाब नहीं पाया जाता, उनमें मूलदाब नहीं पाया जाता और उनमें मूल रोम भी नहीं पाए जाते, उनमें मूल रोम भी नहीं पाए जाते। कोई मूलदाब क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि उसमें वाहिका भी नहीं होती। जिम्नोस्पर्म में वाहिका, जो जाइलम का एक घटक है वाहिका, वो नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इस वजह से मूलदाब का जो सिद्धांत है वो क्या हो गया? सीमित हो गया। उसको वर्तमान में हम इतना सार्थक नहीं मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था मूलदाब का सिद्धांत। किसने दिया? प्रिस्टले ने दिया। कब दिया? 1926 में दिया। क्लियर है? अगला सिद्धांत है हमारा भौतिक बल सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो भौतिक बल सिद्धांत क्या कहता है? भौतिक बल सिद्धांत कहता है कि जो रसारोहण की क्रिया है वो भौतिक बलों के कारण होती है, ना कि जैविक बलों के कारण। भौतिक बल सिद्धांत कहता है कि जो रसारोहण की क्रिया है वो भौतिक बलों के कारण होती है और जीवित कोशिका का रसारोहण की क्रिया में कोई रोल नहीं होता। ये कौन कहता है? भौतिक बल सिद्धांत कहता है। कौन कहता है? भौतिक बल सिद्धांत कहता है। ठीक है, भौतिक बल सिद्धांत किसने दिया? तो भौतिक बल सिद्धांत दिया था डिक्सन व जोली ने। किसने? डिक्सन और जोली ने। कब? 1894 में। कब दिया था? 1894 में। ठीक है, इस भौतिक बल सिद्धांत को क्या कहते हैं हम? डिक्सन का सहसंजनवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्सन का सहसंजनवाद, या इसको हम सहसंजन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत भी कहते हैं। तो भौतिक बल सिद्धांत किसने दिया? डिक्सन व जोली ने। कब? 1894 में। इसको हम डिक्सन का सहसंजनवाद भी कहते हैं या इसको सहसंजन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको समझते हैं भौतिक बल सिद्धांत को। तो मूल से पत्तियों तक जल का एक क्या पाया जाता है? अटूट स्तंभ पाया जाता है। मूल से और पत्तियों तक जो जाइलम है, भाई जाइलम ही तो पहुंचा रहा है जल को, तो जाइलम में एक जल का अटूट क्या पाया जाता है? स्तंभ पाया जाता है। जल का एक अटूट स्तंभ पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जल स्थितिक प्रणाली। क्या बोलते हैं? जल स्थितिक प्रणाली। ठीक है, अब दिन के समय जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जब दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो क्या होता है? जल की हानि होती है। जल की जब हानि होती है तो वहाँ जो कोशिका है उस कोशिका में डीपीडी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, मतलब जल की मांग बढ़ जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी की जो शिराएं हैं, उनका जो जल स्तंभ है, पानी की जो शिराओं में जल स्तंभ है, उसमें एक खिंचाव उत्पन्न होता है। उसमें एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या वाष्पोत्सर्जन कर्षण। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या वाष्पोत्सर्जन कर्षण बोलते हैं। बात आई समझ में? कि जब दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जब दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो जो पर्ण की शिराएं होती हैं, जो पर्ण की शिराएं होती हैं, उन शिराओं में जो जल स्तंभ है, उस जल स्तंभ में एक खिंचाव उत्पन्न होता है। एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या कर्षण। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या कर्षण। ठीक है, अब इसके अलावा जो जल के अणु हैं, इस खिंचाव बल के कारण आसपास की कोशिकाओं से जल के अणु क्या होते हैं? खींचे जाते हैं, क्योंकि वहाँ डीपीडी का मान क्या हो गया? बढ़ गया। जल के अणु खींचे जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो जल के अणु हैं उनके मध्य में एक सहसंजन बल कार्य करता है। जो सभी जल के अणुओं को आपस में एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, आपस में एक दूसरे अणु से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? सहसंजन बल के द्वारा। तो जल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? सहसंजन बल पाया जाता है। सहसंजन बल पाया जाता है। तो जब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की वजह से आसपास की कोशिकाओं से जब जल खींचा जाता है, आसपास की कोशिकाओं से जब जल खींचा जाता है, तो जल के अणुओं के मध्य जो सहसंजन बल होता है, जल के अणुओं के मध्य जो सहसंजन बल होता है, जिसका मान कितना होता है? 45 से 260 ATM तक हो सकता है। 45 से 260 वायुमंडलीय दाब या ATM तक हो सकता है। तो इस बल के कारण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से जल स्तंभ क्या है? टूटता नहीं है। जल स्तंभ टूटता नहीं है।
ठीक है, जबकि पूरा का पूरा जल स्तंभ ही खिंचा हुआ चला जाता है, पूरा का पूरा जल स्तंभ ही खिंचा हुआ चला जाता है। दोबारा समझो इस बात को, वे मूल से पत्तियों तक जो जाइलम है, उस जाइलम में क्या है, जल का एक अटूट स्तंभ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जल स्थितिक प्रणाली। क्या बोल रहे हैं, जल स्थितिक प्रणाली। ठीक है, अब जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पर्ण की शिराओं में जल स्तंभ में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जल स्तंभ में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या कर्षण। ठीक है, इस खिंचाव की वजह से आसपास की कोशिकाओं से जल खींचा जाता है। ठीक है, लेकिन जो अटूट जल स्तंभ वो टूटता नहीं है, अटूट जल स्तंभ इस खिंचाव की वजह से टूटता नहीं है, जबकि पूरा पूरा जल स्तंभ ही खींचा चला जाता है। कारण यह है कि जल के अणुओं के मध्य में क्या पाया जाता है, सहसंजन बल पाया जाता है, जिसका मान 45 से 207 ATM तक हो सकता है। इस सहसंजन बल की वजह से जो जल स्तंभ है वो टूटता नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जल स्तंभ ही खींचा चला जाता है। ठीक है, ये किसने कहा, कौन कह रहा है, ये डिक्सन और जोली कह रहा है। ठीक है, तो मूल रूप से दो बल काम कर रहे हैं, किसमें, भौतिक बल सिद्धांत में, जल के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले सहसंजन बल और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या वाष्पोत्सर्जन कर्षण। आ रही बात समझ में। तो किसी भी प्रकार का कोई जैविक बल का कोई रोल नहीं, ना ही किसी प्रकार की जीवित कोशिका का रोल है। ठीक है, निष्क्रिय रूप से जड़ों द्वारा अवशोषित जल ऊपर पत्तियों तक तो खींचा चला जा रहा है, और जिसमें भौतिक बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से, जल का सहसंजन बल और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल। ठीक है, किसी भी प्रकार की जीवित कोशिका का और किसी प्रकार की जैविक बल की इस रसारोहण की क्रिया में कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, अब ये जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो किससे संबंधित है, रसारोहण से संबंधित है, रसारोहण से संबंधित है। ये प्रमाणित करती है कि भौतिक बल सिद्धांत क्या है, आज वर्तमान में सार्थक है, या वर्तमान में इसको सर्वाधिक मान्य है। ये क्योंकि जब दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ती है तो रसारोहण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा भौतिक बल सिद्धांत, जो आज वर्तमान में सर्वाधिक मान्य है, वर्तमान में सर्वाधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार जो रसारोहण की क्रिया है उसमें किसी प्रकार की जीवित कोशिका की कोई भूमिका नहीं होती है, न ही किसी प्रकार का जैविक बल कार्य करता है। ठीक है, उसमें भौतिक बल कार्य करता है। कौन से, सहसंजन अणु, जल के अणुओं के मध्य पाए जाने वाला सहसंजन और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल कार्य करता है। ठीक है, और जल का जो रसारोहण हो रहा है जड़ से और पत्तियों तक, उसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था भौतिक बल सिद्धांत। यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इस लेसन को हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया था, एक था जल का अवशोषण और दूसरा था रसारोहण। तो आज हमारा कंप्लीट होता है रसारोहण, और इसी के साथ ये लेसन भी हमारा कंप्लीट होता है। कल हम अपने नए लेसन के साथ आएंगे, और नया लेसन होगा हमारा 7वां लेसन है आपका बायोलॉजी का, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, कल उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड होमवर्क आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहो और सुरक्षित रहो।